हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो है प्रतिवेदन लेखन और अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो चलिए देखते हैं। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, ये करवा चुके हैं, लेकिन ठीक है, अभी एक वीडियो के तौर पर आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। बेटा, रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है, क्या परिभाषा है इसकी पहले जान लीजिए। ये आएगा तो नहीं, ये आपकी परीक्षा में पूछा तो नहीं जाता है कि उसकी परिभाषा लिखिए, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इसको लिखने कैसे वाले हैं इसलिए। तो सबसे पहले देखिए, जो हिंदी में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है रिपोर्ट, इसको अंग्रेज़ी भाषा से लिया गया है। हिंदी में तो उसको हम प्रतिवेदन कहते हैं। ये प्रतिवेदन कहलाता है। इसका मतलब है कि किसी भी विषय पर सही सूचना देना। मतलब कोई भी चीज़ आपने देखी है, समझी है, आपने उस चीज़ के बारे में बहुत गहन अध्ययन किया है, लेकिन वो सूचना जो होनी चाहिए बिल्कुल सही होनी चाहिए, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, और जब वो सूचना आप किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वही रिपोर्ट कहलाता है, वही प्रतिवेदन कहलाता है। तो सूचना देने या संवाद भेजने के कार्य को रिपोर्टिंग कहा जाता है। अब क्या हुआ, ये एक तरह से क्या है, लिखित विवरण है, क्योंकि आपको ये लिखना है। तो ये लिखित विवरण होता है जिसमें हम किसी संस्था, सभा, दल, विभाग या विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी देते हैं। तथ्यात्मक मतलब तथ्यों पर आधारित जो होती है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? संबंधित जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, जिस तक भी आप ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं, उनको विभिन्न घटनाओं और गतिविधियों से संबंधित कार्य जो है या उसका कोई परिणाम है, उस सूचना का जो परिणाम है या जांच हुई है या प्रगति है, उसकी सही आप खबर या जानकारी देते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का क्या अर्थ है कि ये जो भी संपन्न की गई योजना है या परियोजना है, उस कार्य के ब्यौरे की प्रस्तुति को हम क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट कहते हैं। अब इसका उद्देश्य हो गया। रिपोर्ट के प्रकार, रिपोर्ट भी बेटा कई प्रकार के हैं, कई तरह की रिपोर्ट देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो न्यूज़ के आधार पर, मतलब जैसे आप न्यूज़ में देखते हैं वो कोई आंकड़े हैं, कोई तथ्य हैं, उसके आधार पर जो सूचना दे रहे हैं वही रिपोर्ट कहलाती है, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके की रिपोर्ट होती हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं। जैसे सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन से संबंधित रिपोर्ट। अब आपने कोई भी सेमिनार या कोई भी आपने सम्मेलन, कोई सभा, गोष्ठी अटेंड की है, आपने उसको देखा और आपने लास्ट में उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर दी, तो वो एक प्रकार की हुई। दूसरा, कोई भी संस्था है, उसकी वार्षिक या मासिक रिपोर्ट, मतलब उस संस्था ने पूरे वर्ष भर कैसा कार्य किया, कहाँ पे कमी रही, क्या चीज़ हुआ। ज़रूरी है कि वो वार्षिक हो या फिर मासिक हो। मासिक मतलब महीने के अंत में जब आप रिपोर्ट पेश करते हैं कि इस पूरे महीने में क्या क्या हुआ है, तो एक ये भी रिपोर्ट है। या फिर जांच समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, जैसे मेडिकल लाइन में अगर आप देखें तो जांच समिति है। अभी मान लीजिए कोरोना का चल रहा है, तो कोरोना में भी अब हर महीने की रिपोर्ट तैयार होती है। हर मेडिकल लाइन में देखा जाता है कि कितने केसेस आए, कितने सफल हुए, कितने सही होकर चले गए, तो कितनी मेडिसिन्स या कितने इंजेक्शन्स आपके यूज़ हुए, कितने लोगों ने लगवाए, ये सारी, ये भी तो क्या है, ये भी तो रिपोर्ट कहलाती है। फिर है अगला, किसी समाचार। अब वो समाचार क्या है, कोई घटना है या आंदोलन है या कोई भी गतिविधि है, उससे संबंधित रिपोर्ट है, जिसे न्यूज़ रिपोर्टिंग कहा जाता है। आप जैसे न्यूज़ में देखते हैं, ठीक है। अब वर्तमान समय में क्या है, जो आज का समय है, उसमें क्या करते हैं, रेडियो और दूरदर्शन के क्षेत्र में ये अत्यधिक प्रचलित होती है। न्यूज़ में ये सब दिखाया जाता है। या संवाददाता द्वारा घटना विशेष से संबंधित नेताओं, अधिकारियों अथवा अन्य व्यक्तियों से की गई बातचीत के आधार पर तैयार की गई भेंट वार्ता। अब मान लीजिए आप किसी भी संबंधित नेता से मिले हैं, मतलब कोई भी नेता से मिले हैं या किसी अधिकारी से मिले हैं या किसी भी अन्य व्यक्ति से आपने बातचीत की है। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, आपकी आपसी बातचीत, आपका क्या वार्तालाप हुआ, आपकी क्या चर्चा हुई, तो उसकी भी आपने एक रिपोर्ट तैयार की, वो भी आपके रिपोर्ट में ही आएगा। अगली कौन सी रिपोर्ट हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि आपने
किसी नेता के बारे में या किसी ऐसे अधिकारी के बारे में या किसी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जिसने घोटाला किया है या जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसी गड़बड़ियों का आप क्या कर रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं। तो उसके लिए आप एकदम से तो कैसे पर्दाफाश करेंगे, जब आप उसके पास कोई ठोस सबूत होगा तो आप क्या करते हैं, वो मौलिक शोध कर रहे हैं, उस बारे में छानबीन कर रहे हैं। छानबीन के सहारे आपने कोई सूचनाएं और तथ्यों को प्रस्तुत किया है, आपने इकट्ठा किया है और लास्ट में आपने उसकी एक रिपोर्ट तैयार की है। तो ये भी क्या आता है, रिपोर्ट में ही आता है। फिर है सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, आंकड़ों और सूचनाओं की छानबीन के जरिए महत्वपूर्ण पहलुओं की प्रस्तुति के रूप में इन डेप्थ रिपोर्ट, घटना अथवा समस्या। अब ये इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी जानेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा इससे संबंधित, वो हम करेंगे, वो भी हम देखेंगे। पहले अभी हल्का हल्का जान लीजिए, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, आप देखते भी नहीं हैं। तो अभी हमारा मेन फोकस जो है रिपोर्ट राइटिंग पर है। तो कैसे हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए, एक ये भी होता है कि सार्वजनिक रूप से मतलब कई लोगों के लिए या अधिक से अधिक जो उसमें लोग शामिल हों, तो उससे जो उपलब्ध आपको तथ्य मिले हैं या आंकड़े मिले हैं या सूचनाएं मिली हैं, उनकी छानबीन के ज़रिए आप किसी एक महत्वपूर्ण पहलू पर पहुंचे हैं और उसकी लास्ट में आप एक जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वो भी रिपोर्ट में ही आएगा, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि ये जो व्याख्या आप कर रहे हैं, जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं, ये विश्लेषणात्मक हो सकती है, सूक्ष्म हो सकती है, विवरणात्मक हो सकती है या विशेष हो सकती है। तो 4 तरीके की रिपोर्ट आपकी तैयार होती है। मतलब जितने भी आपने ऊपर पढ़े हैं, जितने भी रिपोर्ट के बारे में आपने देखा है, तो ये सारी रिपोर्ट कितने प्रकार की, कितने तरीके की हो सकती है, इन 4 तरीकों की हो सकती है। क्लियर है। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, आपके लिए आसानी होगी। देखिए, प्रश्न क्या है कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 13 मई 2015 को बाल श्रम कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। अब ये डेट बहुत पुरानी है, कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई भी डेट हो सकती है। बाल श्रम कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके अंतर्गत परिवार के कारोबार में कार्यरत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी के दायरे से बाहर रखा गया है। अब इसी प्रस्तावित संशोधन के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। अब प्रश्न को पहले समझिए कि केंद्रीय कैबिनेट ने 13 मई 2015 को बाल श्रम कानून में संशोधन किया। मतलब जो भी कानून बना था जिसमें बच्चों को काम करने के लिए मनाही की गई थी, अब उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ संशोधन हुआ है, कुछ उसमें एडिट हुआ है। क्या एडिट हुआ है, उसमें बताया गया है कि जो किसी भी परिवार के कारोबार में अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं तो उनको नहीं करने दिया जाएगा, उनको बाहर रखा गया है। मतलब पहले तो छोटे 10 से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम के अंतर्गत रखा गया था। अब ये कहता है कि 14 वर्ष से भी 14 वर्ष के भी अगर वो होते हैं तो तब भी वो बाल मजदूरी ही कहलाएंगे। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है कि आपको इसी प्रस्तावित संशोधन के आधार पर, जो भी सरकार ने ये संशोधन किया है उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले आप उसके बारे में एक अच्छा सा शीर्षक लिखिए कि अगर परिवार का कारोबार है तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी कर सकेंगे काम। एक अच्छा सा आपने शीर्षक दिया। फिर आप किसको लिख रहे हैं, दैनिक भास्कर, क्योंकि रिपोर्ट न्यूज़पेपर को जारी है, दैनिक भास्कर। फिर आपने 13 मई 2015 जो डेट डली थी आपने उसके आधार पर डेट डाल दी। अब नई दिल्ली, आप कोई भी स्थान डाल दीजिए, क ख ग भी डाल सकते हैं। फिर आप लिखते हैं कि अगर अपने परिवार के गैर नुकसानदेह कारोबार में, गैर नुकसानदेह जिसमें नुकसान नहीं होना है, में 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम करता है तो वह बाल मजदूरी के दायरे में नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना। गैर नुकसानदेह जैसे मान लीजिए घर का कोई अगर काम कर रहा है, घर के कार्य में अगर वो हाथ बटाता है, 14 साल से कम उम्र का बच्चा है
तो वो बाल मजदूरी में नहीं आएगा, उस दायरे में नहीं आएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 13 मई 2015 को बाल श्रम कानून में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी। अब उन्होंने भी, सरकार ने भी क्या कहा है, सरकार ने भी कहा है कि ये भी अगर घर का कोई काम करता है, कोई ऐसा नहीं कि वो अर्निंग के पर्पस से काम कर रहा हो, तो बाल मजदूर नहीं कहलाएगा। फिर कहता है कि इस पर मोहर संसद में संशोधित बिल पर होने के बाद लगेगी। अब ये कहा तो गया है, बिल तो पास हो गया है, लेकिन ये बिल मतलब संसद ने तो पास कर दिया है, अब इसमें राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, तभी जाकर ये बिल पारित माना जाएगा। तो बाल श्रम कानून में 18 खतरनाक उद्योगों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराने को अपराध माना गया था। मतलब सरकार ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि 18 क्षेत्र ऐसे हैं, 18 जगह ऐसी हैं जहाँ पे बच्चों से काम करवाया जाता है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, तो वो अपराध की श्रेणी में आती है। फिर कहते हैं कि लेकिन संशोधित बिल के मसौदे में बड़ा बदलाव यह है कि परिवार के कारोबार, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे कुछ सेक्टर छोड़कर बाकी सभी सेक्टर में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अब देखो 14 साल से कम उम्र के बच्चे कहाँ कहाँ पर आपको दिख सकते हैं। सबसे पहला, परिवार का अगर कोई कारोबार है, कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपने देखा होगा फिल्म में, या कोई आपने कॉमेडी सर्कस में, या कोई ऐसी चीज़ में जहाँ पर बच्चे मतलब एक्टिंग के क्षेत्र में आते हैं, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप दिख रहे हैं बच्चों को काम करते हुए, या उन ऐड में देख रहे हैं, तो वहाँ पर मतलब वो बाल श्रम नहीं कहलाएगा। फिर कहते हैं कि वहीं खतरनाक उद्योगों में 14 से 18 साल की उम्र तक के किशोरों के काम करने पर भी रोक लगाने का प्रावधान है। अब ज़रूरी नहीं है कि 14 साल से कम उम्र के, खतरनाक उद्योग जो है यहाँ पर अगर 18 साल की उम्र के भी बच्चे हैं, तो वहाँ पर भी उन किशोरों से भी जो अगर काम करवाया जा रहा है तो उसमें भी रोक लगाने का प्रावधान है, उनसे नहीं काम करवाया जाएगा। फिर है वर्ष 2012 से अटका है बिल। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप दूसरा शीर्षक डाल रहे हैं। पहले आपने एक शीर्षक डाला, फिर आपने उसके बारे में लिखा, फिर आप दूसरा शीर्षक डाल रहे हैं कि 2012 से अटका है बिल। अब 2013 में पास हो गया ना, तो आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं कि जो बाल श्रम रोकथाम और नियमन था, ये संशोधित बिल वर्ष 2012 से अटका है। जो मूल कानून है, जो मेन कानून जहाँ से ये शुरुआत हुई, जब ये बना तो ये 1986 में बना था, 1986 में बना था। इस 30 साल पुराने कानून के बाद ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध माना गया था। तो 1986 में ये पहली बार ये कानून पास हुआ था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, फिर आप एक और हेडिंग डालते हैं, आप कहते हैं संशोधित बिल के मसौदे में ये कारोबार शामिल हैं। अब आप बता रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे उनसे काम करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता है। तो आपने बोला कि संशोधित बिल के मसौदे में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के इन क्षेत्रों में काम करने पर भी रहेगी छूट। अब देखिए इतने सारे क्षेत्र थे ना जहाँ पे मना किया गया था कि इन क्षेत्रों में काम नहीं किया जाएगा। जैसे 18 क्षेत्र बताए थे, बोला गया था कि 18 खतरनाक ऐसे उद्योग हैं, तो 18 का नाम लिखेंगे तो फिर आपका बहुत बड़ा प्रतिवेदन हो जाएगा। तो हम ऐसी जगहों पर चर्चा कर सकते हैं जहाँ पर वे काम कर सकते हैं। तो पहला हमने बता दिया कि ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर बच्चा आर्टिस्ट हो, ठीक है, ऑडियो विजुअल मतलब जैसे टीवी में देख रहे हैं आप या रेडियो में आप सुन रहे हैं। दूसरा है विज्ञापन, फिल्में, टीवी सीरियल में संक्षिप्त भूमिकाएं, मतलब छोटा सा रोल हो, या सर्कस को छोड़कर बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, सर्कस में काम नहीं करवाया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसमें अगर काम करवाया जाता है तो वो आपका किस में आएगा, बाल श्रम से बाहर माना जाएगा, उससे काम करवाया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, पेरेंट्स को ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो और उसकी सेहत पर असर ना पड़े, तभी करवाया जा सकता है जिससे उसकी पढ़ाई इफेक्ट ना हो और वो स्वस्थ भी रहे। उसका शारीरिक श्रम अगर आप ले रहे हैं तो उसको कमज़ोरी ना महसूस हो, उसको उस कार्य को करने में आनंद की प्राप्ति हो, उससे कंपल्शन नहीं, उसे मजबूरी में वो कार्य ना करवाया जाए। इस बात का पेरेंट्स को ध्यान रखना है, तभी वो बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर उससे ऐसा काम करवाएं कि
उसकी इच्छा नहीं है, इच्छा रहित होने के बावजूद से वो कार्य करवा रहे हैं, तो वो बाल श्रम कहलाएगा। ठीक, तो ये आपने क्या किया, देखा आपने कि यहाँ पर आपका एक आपका प्रश्न था, उस प्रश्न को आपने किस प्रकार से लिखा। एक अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं बेटा, छोटा सा है, देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिएगा अपने मोबाइल को, है ना, टेढ़ा कर लीजिएगा, हो सकता है फिर आपको आसानी हो। थोड़ा सा जूम, अपने पिक्सल को भी बढ़ा लीजिएगा आपके उसमें। देखिए, आपके गणित के शिक्षक 2 दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं, मतलब रिटायर हुए हैं। कौन? गणित के शिक्षक। उनका विदाई समारोह विद्यार्थियों एवं अध्यापकों ने मिलकर मनाया। अब इसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो मैंने बताया ना, रिपोर्ट केवल समाचार में ही नहीं होगा जो आप न्यूज़ में देखते हैं, हर प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो जैसे आप मान लीजिए आपके विद्यालय में ही कोई फंक्शन होता है और अगले दिन आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि वो खबर आपकी आई है, तो उसकी रिपोर्ट गई है ना वहाँ न्यूज़पेपर वालों को कैसे पता? आपने जब उसको उनको उपलब्ध कराई है, आपने उससे संबंधित एक फ़ोटोग्राफ दी है, आपने वो आंकड़े दिए हैं, तो उस आधार पर वो अगले दिन पेपर में आता है, तो वही क्या कहलाता है? आपका रिपोर्ट। अब आपने यहाँ पे प्रश्न क्या है कि गणित के शिक्षक हैं, वो रिटायर हो गए हैं और आपने उनकी फेयरवेल पार्टी की, तो आपको एक रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट क्या लिखते हैं? पहले आपने DAV द्वारका लिखा, कक्षा 11D। अब आप द्वारका लिखें या क ख ग लिख दें, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। 19 सितंबर 2020, ये आप डेट उस दिन की डालेंगे जिस दिन आपकी परीक्षा हो रही है। फिर आप नई दिल्ली डालें। अब द्वारका आपने लिखा है तो नई दिल्ली डालना पड़ेगा, है ना। आप नई दिल्ली के अगर द्वारका नहीं डालते हैं, आप हल्द्वानी का कोई स्थान डालते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। फिर 2 दिन पूर्व 17 सितंबर 2020 को, 2016 लिखा है, यहाँ पे 2020 कर लीजिए क्योंकि आपके प्रश्न में ही यहाँ पे 2020 कर दिया गया था। तो गणित विभाग के अध्यक्ष श्री श्याम स्वरूप वर्मा लगभग 30 वर्षों की लंबी एवं सफल सेवा के उपरांत सेवानिवृत्त हो गए। अब उन्होंने 30 इयर्स तक उस स्कूल में काम किया। वे छात्रों में अत्यधिक लोकप्रिय थे। गणित जैसे विषय एवं शुष्क विषय को उन्होंने कभी नीरस नहीं लगने दिया। अब आप उनके विषय में बता रहे हैं, टीचर के बारे में बता रहे हैं कि 30 इयर्स तक उन्होंने आपके स्कूल में पढ़ाया और वो छात्रों में बहुत प्रसिद्ध थे। क्यों प्रसिद्ध थे? क्योंकि मैथ्स जो होता है सबको पसंद नहीं आता है, थोड़ा सा नीरस और शुष्क, मतलब थोड़ा सा बोरिंग विषय हो जाता है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है तो वो बोरिंग ही लगता है। लेकिन इन्होंने कभी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगने दिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया। फिर विदाई, आप अगले पैराग्राफ में लिखते हैं कि विदाई समारोह का आयोजन विद्यालय के सभागार में किया गया, ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें 8वीं से 12वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राएं तथा विद्यालय के सभी अध्यापक उपस्थित थे। अब हिंदी के जो अध्यापक थे श्री रमेश तलवार ने, यहाँ पे आप कुछ भी XYZ नाम डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। रमेश तलवार ने मंच संचालन करते हुए, अब देखो उसको किसी ने तो कंडक्ट किया होगा, तो आप बता रहे हैं कि किसने मंच संचालन किया, किसने स्टेज संभाला था, वो थे आपके हिंदी के अध्यापक। करते हुए पूरे माहौल को भावुकता से भर दिया, मतलब उन्होंने इतने अच्छी स्पीच दिया, इतना अच्छा उन्होंने कंडक्ट किया कि सभी मतलब वहाँ पे भाव विभोर हो गए। उन्होंने श्री श्याम स्वरूप वर्मा के सद्गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब श्री श्याम स्वरूप वर्मा कौन है? आपके मैथ्स के टीचर हैं, तो उनके सद्गुणों के, मतलब उनके गुणों का बखान किया, प्रशंसा की और उनके जीवन की विशेष घटनाओं को सुनाया, मतलब जो कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं थी कि वो इस क्षेत्र में कैसे आए, उनको ऐसा कभी क्या मोमेंट झेलना पड़ा या कैसा उनके जीवन में कोई ऐसी चीज़ें घटित हुई जो यादगार बन गई, जो बच्चों के लिए थोड़ी उपयोगी साबित हो सकती हैं, तो वो सारी घटनाओं को सुनाया। अनेक अध्यापकों और छात्र छात्राओं ने उनके अनेक गुणों पर प्रकाश डाला और बीच बीच में कई बच्चे भी गए, उन्होंने भी उन शिक्षक के बारे में विषय में बोला। विद्यालय के प्राचार्य श्री देवकांत महलोत्रा ने उनकी कर्तव्य निष्ठा की खुलकर प्रशंसा की। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम डाल देंगे कोई भी।
अंत में श्री श्याम स्वरूप वर्मा जी ने स्वयं सभी को धन्यवाद देते हुए विद्यालय को अपनी कर्मभूमि बताया। अब देखो सब पूरा प्रोग्राम हो गया तो लास्ट में उन जो शिक्षक थे स्वयं उनको बुलाया गया कि आप भी कुछ 2 शब्द कहें। तो आप कंक्लूड कर रहे हैं, आप बताते हैं कि हमारा जब प्रोग्राम था वो बहुत अच्छे से भली भांति पूर्ण हुआ। अंत में जो थे श्री श्याम स्वरूप वर्मा जी वो स्वयं आए और उन्होंने धन्यवाद देते हुए सबका हार्दिक अभिनंदन किया, विद्यालय को अपनी कर्मभूमि बताया क्योंकि काम करते थे जहां उन्होंने अपने जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण 30 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए। विद्यालय की ओर से उन्हें क्या क्या मिला है अब बता रहे हैं कि उनको हमने एक मोमेंटो के तौर पे उनको निशानी के तौर पर क्या क्या दिया, एक प्रशस्ति पत्र दिया, शॉल दिया, स्मृति चिन्ह भेंट किया। इन्हें प्राप्त कर वे भावनाओं से अभिभूत हो उठे और उनकी आंखें छलछलाए, मतलब वो बहुत इमोशनल भावुक हो गए। फिर आप बताते हैं कि विद्यालय के लॉन में आयोजित चाय पार्टी के बाद विदाई समारोह संपन्न हो गया। फिर हल्का फुल्का आपका नाश्ता करवाया गया और इस तरीके से हमारा संपन्न हो गया। जो समारोह था, विदाई समारोह था, जो फेयरवेल पार्टी थी वो कंप्लीट हो गई। तो ये आपने क्या किया, आपको रिपोर्ट लिखनी थी। रिपोर्ट में क्या लिखना था, आपके एक मैथ्स टीचर हैं और उनका विदाई समारोह आपने दिया है तो उनके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो सारी चीज़ें आपने इसमें क्या किया, मेंशन कर दिया। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, कोई भी आपको शीर्षक मिल जाए, आपको कुछ भी मिल जाए तो आप प्रश्न से ही आप वो ढूंढेंगे कि आपको पहले क्या डालना है, एक हेडिंग डालनी है। तो आपने ये हेडिंग डाल दी, देखिए डाली। फिर आपको हेडिंग डाली, फिर आपने एड्रेस डाला क्योंकि आप अपना 11th क्लास डाल रहे हैं या मान लीजिए 12th क्लास में आता है तो 12th क्लास डालेंगे। फिर आप अपने, क्योंकि शिक्षक कहाँ होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो आपने कोई स्कूल का नाम डाल दिया, जगह डाल दी, क ख ग भी डाल सकते हैं और फिर कक्षा डाल दी। फिर जिस दिन आप ये रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उस दिन की डेट डाल दी। फिर आप जिस जगह, जैसे आपने यहाँ पे मान लो अगर क ख ग लिखा है तो यहाँ पर भी क ख ग ही आएगा। अगर आपने यहाँ पे कोई स्थान डाला है, नई दिल्ली डाला, मुंबई डाला, उत्तराखंड डाला, तो यहाँ पर भी उत्तराखंड ही आएगा। फिर आप अपना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो पैराग्राफ में कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ में, जैसे लेटर राइटिंग आपकी 3 पैराग्राफ में आती है तो वैसे ही 3 पैराग्राफ में इसको भी कंप्लीट कीजिएगा प्रतिवेदन, ठीक है। जैसे ये था हमारा, ये हमने 3 पैराग्राफ में किया। आपने पहला वाला भी देखा ना, पहला वाला भी हमारा 3 पैराग्राफ में ही था। देखिए पहले हमने क्या किया था, ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, तो ये भी 3 पैराग्राफ में था। तो कोशिश कीजिएगा आपका 3 पैराग्राफ में ही ये आना चाहिए। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना प्रतिवेदन लेखन करना है या रिपोर्ट राइटिंग जिसको हम कहते हैं। हेडिंग आपकी आएगी, हेडिंग आने के बाद आपका एड्रेस आएगा, दिनांक आएगा और फिर लास्ट में पूरा मैटर आएगा, जितना भी आप उसको इलेबोरेट कर सकते हैं। बेटा फिर इसका ऐसा तो नहीं है कि आपने अंत में कुछ आप नाम डाल रहे हैं या एंड, जैसे पत्र में आप एंडिंग करते हैं कि आपका आज्ञाकारी शिष्य हो गया या सचिव हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं आता है, बस एंडिंग मान ली जाती है। तो इस तरीके से आपको अपना प्रतिवेदन लेखन करना है। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।